तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गया कि लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ बीन डिक्रीजिंग, ठीक है? और ये भी चीज़ हमने समझ लिया कि जो अदर देन करंट फैलो ये जो ज़मीन है इसको कल्टीवेशन में लेकर आना आज के डेट में कहीं न कहीं महँगा हो गया है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर फिर से एग्रीकल्चर में लेकर आते तो हमको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा और फर्टिलाइज़र के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो कि हम अभी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है जनरली जो फर्टिलाइज़र है। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. अगर ये सारी ज़मीनें अगर ये भी नेट ज़ोन एरिया के अंदर आ जाती हैं, तो हमारा जो परसेंटेज हो जाएगा एनएसए का, यानी कि नेट ज़ोन एरिया का, वो बढ़ करके 54% हो जाएगा। दैट इज़ ग्रेट। अब एक जो पैटर्न हमारे देश में है नेट ज़ोन एरिया का वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए कि ये जो नेट ज़ोन एरिया है कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बिल्कुल कम है। अब देखिए 80% जो नेट ज़ोन एरिया है वो कहाँ है? पंजाब और हरियाणा में है। ये यहाँ पे एनए से ज़्यादा क्यों है? नेट ज़ोन एरिया क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर पूरा ज़मीन है, तो इसके मैक्सिमम पार्ट में यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर हो जाता है। राइट क्या? इसलिए यहाँ पे 80% है, जबकि अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिज़ोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें या अंडमान निकोबार की बात करें, तो यहाँ पे नेट ज़ोन एरिया जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे जितना ज़मीन है, वहाँ का सिर्फ़ 10% ही हम क्या कर पा रहे हैं, वहाँ पे स कल्टीवेशन का काम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन ऐसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी उस तरीके से नहीं है। वहाँ पे फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे पैसे किसान के पास नहीं है। मेनली जो रीज़न है कि वहाँ का लैंड उस तरीके से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो। तो इसीलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पैटर्न हमारे देश में है नेट ज़ोन एरिया का यानी कि जिस तरीके से खेती हो रही है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? पंजाब और हरियाणा में और 10% कहाँ देखने को मिल रहा है? अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अ experiencing the net zone area of 80%. आंसर वुड बी पंजाब एंड हरियाणा। अब एक चीज़ यहाँ समझिए कि हमने एक पॉलिसी अपना लेकर आया था। उस पॉलिसी का नाम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये कब आया था? ये 1952 में आया था। याद रखिएगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ केम इन द 1952 और इस पॉलिसी में ये कहा गया कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इस पूरे एरिया का 33% हम क्या करने वाले हैं, इसमें फॉरेस्ट लगाने वाले हैं, फॉरेस्ट एरिया होगा वो। तो ये हमारा टारगेट है। आज के डेट में जो हमारे पास फिगर है जो लेटेस्ट लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है वो अराउंड 24% है, यानी कि पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका अराउंड 24% ही फॉरेस्ट है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस 24% को कितना करना? 33% करना। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉलिसी कब आया था? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वेस्टलैंड की बात करते हैं। अभी हमने देखा वेस्टलैंड के बारे में। तो अब वेस्टलैंड के अंदर आता क्या-क्या है? तो ए पार्ट ऑफ द लैंड इज़ टर्म्ड एज़ द वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस दिस इज़ कॉल्ड वेस्टलैंड। वो ज़मीन जो हमारे कल्टीवेशन के अंदर नहीं आती यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ होती है, उसको हम लोग वेस्टलैंड कहते हैं। जैसे रॉकी हो गया, रॉकी लैंड हो गया जहाँ पे खेती हम नहीं कर सकते हैं, एरिड हो गया जहाँ पे बारिश कम होती है, डेज़र्ट एरिया जहाँ पे बारिश बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती है, ये सब एरिया कैसा है? वेस्टलैंड है। एट द सेम टाइम लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज जैसे कि सेटलमेंट हो गया, रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, इंडस्ट्री हो गया, यहाँ भी तो ज़मीन है। तो ये जितना भी ज़मीन इसके अंदर आएगा वो सब किसके अंदर आता है? वेस्टलैंड के अंदर आता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। आपको आपको तो लगेगा यार सेटलमेंट है, लोग रह रहे हैं, रोड बना हुआ है तो ये तो काम की चीज़ है ना। लेकिन फिर भी ये कहाँ आता है? वेस्टलैंड के अंदर आता है। हर वो ज़मीन, कोई भी ज़मीन अगर वो एग्रीकल्चरल के यूसेज़ के लिए नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? वेस्टलैंड कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ द लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मेजर मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन।
हमारी जो ज़मीन है, वो क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म से बस हम उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। उसको कंज़र्व करने का काम ही नहीं करे, उसको मैनेज करने का काम नहीं करे और इसके चलते जो हमको चीज़ें देखने को मिल रहा है, वो ये हो रहा है कि लैंड हमारा क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड होना मतलब कि इसकी क्वालिटी क्या करना, घटना, राइट क्या? दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट और इसके चलते होगा क्या? तो इसके चलते ये होगा कि हमारी सोसाइटी पे भी क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे भाई? सोसाइटी पे कैसे पड़ेगा? अब मान लीजिए कि ज़मीन ज़्यादा रहता, ज़्यादा एग्रीकल्चर होता, हमारी जा अगर ज़मीन हमारी बहुत अच्छी होती, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा होता। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को वो बेच पाते मार्केट में। बहुत ज़्यादा अगर आप बेच पाते मार्केट तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होता? अच्छा होता। सोसाइटी में आपकी कंडीशन कैसी होती? अच्छी होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसान है, उसके पास 1 हेक्टेयर का ज़मीन है। अब वो 1 हेक्टेयर का ज़मीन वो डिग्रेड हो गया है। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी उस ज़मीन की घट गई है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होगा? कम होगा। तो वहाँ पे जो किसान काम कर रहा है, उसके पास कम प्रोडक्शन आएगा। कम प्रोडक्शन आएगा तो कम वो बेच बेच पाएगा। अगर कम बेच पाएगा तो उसके पास पैसे कम आएँगे। पैसे कम आएँगे तो उसका जो लिविंग कंडीशन होगा, जो सोसाइटी में उसका स्टेटस होगा, वो क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? डिग्रेड कर जाएगा। तो उसपे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा एनवायरनमेंट पे, अब मान लीजिए कि ज़मीन है। अब ज़मीन है तो उसका 1 हेक्टेयर है मान लीजिए कि अब इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। अब इसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको इरिगेशन यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? अगेन इससे एनवायरनमेंट को क्या होगा? कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगा, एनवायरनमेंट क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है जी। सो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड्स विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। हमको पता है कि जिस ज़मीन को हम आज यूज़ कर रहे हैं, उसको हमारी जो पिछले वाली जो जनरेशन थी, उसने भी उसी ज़मीन पे काम किया है, उसको यूज़ किया है। आज हम यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी अगली जो जनरेशन है, इसी ज़मीन को यूज़ करेगी। चाहे वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में हो, चाहे इंडस्ट्री के फॉर्म में, चाहे रोड के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी यूसेज के लिए हो। अब ये चीज़ देखिए कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। 95% जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है रोटी, कपड़ा, मकान, वो कहाँ से आता है? ज़मीन से ही आता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट हैव आल्सो एग्ग्रेवेटेड द पेस ऑफ द नेचुरल फोर्स टू कॉज़ डैमेज टू द लैंड। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना सिर्फ हमने लैंड को डिग्रेड किया है बल्कि हमारी एक्टिविटी ने जो नेचुरल फोर्स है उसके पेस को भी बढ़ा दिया है कि वो क्या करे लैंड को डिग्रेड करे। अब टेम्परेचर क्योंकि हमने बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है? कार्बन इमिशन करके। अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इससे क्या होता है? सुनामी बहुत ज़्यादा आता है, उसके चलते टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलेगा। तो जो नेचुरल फोर्सेज है ना, उसका प्रकोप भी क्या हो गया है, अब और तेज़ हो गया क्योंकि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, उसने कहीं न कहीं उसको एग्ग्रेवेट किया है। नेक्स्ट क्या है? सम नेचुरल एक्टिविटीज सच एज द डिफॉरेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि व्हिच आर द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैज कंट्रीब्यूटेड इन द लैंड डिग्रेडेशन, वो क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन। वो क्या हो जाएगा? ओवरग्रेजिंग। वो क्या हो जाएगा? माइनिंग। वो क्या हो जाएगा? क्वायरिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगल को काटना। अगर यहाँ कोई फॉरेस्ट है उसको अगर आपने काट दिया, हटा दिया यहाँ से, यानी कि आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। ओवरग्रेजिंग मतलब कि जो खेत है वहाँ पे जो यहाँ पे घास है, वहाँ पे जानवर बार-बार आ रहे हैं उसका ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा चर रहे हैं वहाँ पे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि वहाँ की पूरी जो सॉइल होती है, पूरा जो लैंड होता है, वो क्या कर जाता है अनस्टेबल हो जाता है और वो डिग्रेड हो जाता है। माइनिंग मतलब आपको पता ही है कि ज़मीन के नीचे जो छुपा हुआ जो मिनरल्स होता है, उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको माइनिंग कहा जाता है। क्वायरिंग मतलब कि जो अर्थ के सरफेस पे जो मिनरल्स पड़ा हुआ है, उसको जब आप वहाँ से निकालते हैं, लेकर आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्वायरिंग किया जाता है। इससे क्या होता है? लैंड हमारा क्या हुआ है? डिग्रेड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्पेसिफिकली कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, तो हम क्या बोलेंगे? माइनिंग साइट्स आर जस्ट अ सेकंड। माइनिंग
Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and the traces of the overburdening. जब हम माइनिंग कर लेते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, माइनिंग करने के बाद उस एरिया को अबैंडन कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, उस पे बहुत बड़े-बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। उससे क्या होता है, जो ट्रेशेज़ हैं वो वहीं पे पड़ा रहता है और वो उस ज़मीन को क्या करता है, बर्बाद करके रख देता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे डिफ़ॉरेस्टेशन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको माइनिंग करना था। हमको पता है कि ओडिशा में, झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। अब उस रिसोर्स को, उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा है? वहाँ के जंगल को काटना पड़ा है और काट कर के हमने क्या किया? मिनरल्स को निकाला है, माइनिंग किया है। इससे क्या होगा कि पूरा लैंड वहाँ का क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा और यही चीज़ हमको देखने को मिला है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजेस रहा है लैंड डिग्रेडेशन का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि राजस्थान और गुजरात में सबसे बड़ा कारण क्या रहा है वहाँ के लैंड को डिग्रेड होने का? आंसर क्या हो जाएगा? ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड और ओडिशा में सबसे बड़ा कारण क्या रहा है लैंड डिग्रेडेशन का? तो वो डिफॉरेस्टेशन होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, अगर यहाँ की जो ज़मीन डिग्रेड हुई है, उसके पीछे जिस एक्टिविटी का हाथ है, वो है ओवर इरिगेशन। हमको पता है कि पंजाब जैसे रीजन में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और चावल की खेती होने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। अब क्योंकि वाटर का रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करिएगा, पानी बहुत ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डालिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर लैगिंग होने लग जाता है, वाटर एक्युमुलेशन होने लग जाता है। इससे क्या होता है आपकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, आपकी अल्कैलिनिटी होती है सॉइल की, वो क्या करने लग जाती है, लगातार इंक्रीज़ करने लग जाती है और अंततः जो आपकी जो लैंड है, उसकी जो क्वालिटी है, वो क्या कर जाएगा, डिग्रेड कर जाता है। तो दीज़ आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया स्पेसिफिकली। राइट। अब आगे देखिए यहाँ से क्या है कि मिनरल, जस्ट अ सेकेंड, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड द सोपस्टोन फॉर द सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। जो माइनिंग एक्टिविटी हम करते हैं, आपको पता है कि लाइमस्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, फैक्टर होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। अब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हमको लाइमस्टोन चाहिए। अब लाइमस्टोन चाहिए तो हमको लाइमस्टोन को क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। अब लाइमस्टोन का आप ग्राइंड करिएगा तो वहाँ ये आपके एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को गंदा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। वही चीज़ कैल्साइट और सोपस्टोन जो हमने सेरामिक इंडस्ट्री के लिए उसको ग्राइंडिंग किया, उसका यूज़ किया है, इसने क्या किया, वो जो डस्ट निकला है, वो एटमॉस्फेयर में जाके क्या हो गया, सेटल हो गया है और उसने पूरे एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लाइमस्टोन को क्या किया, ग्राइंडिंग किया। अब इसका जो पूरा डस्ट है वो क्या किया, ज़मीन पे आके सेटल हो गया। अब मान लीजिए कि पानी आएगा, तो पानी अब ये इन्फिल्ट्रेट ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस सरफेस के जो पोर्स है, उस पोर्स पे क्या आ गया, लाइमस्टोन आ गया है, उसका डस्ट आ गया है और इस तरीके से क्या होगा, आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी डिग्रेड करेगा, आपका सॉइल इरोजन भी देखने को मिलेगा। इन द रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज waste have become a major source of land and water pollution in many part of the country। और ये चीज़ हमको देखने को मिला है कुछ रिसेंट ईयर्स में कि जहाँ भी इंडस्ट्री रही है, जहाँ भी इंडस्ट्री रहा है, वहाँ से जो एफ्लुएंस आया है, जो उसका जो कूड़ा करकट आया है, वो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज रहा है लैंड को क्या करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को क्या करने के लिए, एग्रेवेट करने के लिए। तो जो आज हम लैंड पॉल्यूशन देख रहे हैं, जो वाटर पॉल्यूशन देख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंस है, उसका बहुत बड़ा मेजर रोल देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमको समझना है वो है कि मेजर। अब ये चीज़ तो हम समझ गए कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम है तो हमको मेजर्स बताना पड़ेगा। मेजर्स मतलब कि आंसर। हम कर क्या सकते हैं? कैसे कंज़र्व कर सकते हैं? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो मेजर्स टू कंज़र्व द लैंड रिसोर्स। अब देखिए, पहला चीज़ हम क्या कर सकते हैं? जो चैलेंजेज़ हैं जिसके चलते लैंड डिग्रेड हुआ, उसके जस्ट अपोज़िट, जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन से हमारा लैंड डिग्रेड हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? एफ़ॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पे पेड़-पौधे नहीं, वहाँ पे पेड़-पौधे उगाइए। दिस इज द एफोरेस्टेशन, राइट क्या? तो एफोरेस्टेशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अगर हम जो ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल कर ले, जो हमारा एफोरेस्टेशन अगर उसको हम बढ़ा दे, इससे क्या हो जाएगा, हमारी लैंड क्या कर जाएगी, उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, राइट। दूसरा कि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बिल्ट ऑफ द प्लांट्स कंट्रोल ऑन द
control on overgrazing, a stabilization of the sand dunes by growing thorny bushes, and thorny bushes are some of the method to check land degradation in the arid areas. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि एरिड एरिया में हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं? आंसर क्या होगा कि हम शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? यही है शेल्टर बेल्ट, जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा खेत है और खेत के चारों ओर क्या लगाया गया है? पेड़ लगाया गया है। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ से विंड आएगी अपने साथ सैंड लेकर आएगी, तो ये पहले पेड़ से टकराएगी और इस तरीके से यहाँ की जो ज़मीन पूरी है, वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से हम एरिड एरिया में अपने खेत को क्या कर सकते हैं, लैंड को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा ज़मीन है, अब आप कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग हो रहा है, उससे क्या होगा, उससे पूरा वहाँ का क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड एरिया बना सकते हैं ग्रेजिंग के लिए, वहीं पे ग्रेजिंग सिर्फ होगी। जहाँ पे लैंड अनस्टेबल है, वहाँ पे ग्रेजिंग हम नहीं करवाएँगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो सैंड ड्यून है उसको स्टेबलाइज़ किया जा सक सैंड ड्यून क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ज़मीन है और यहाँ पे रेत पड़ा हुआ है। अब विंड आता है, इस रेत को उठा करके और इसको क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा और इस तरह से एक डोम जैसा बना देगा, एक्युमुलेट कर देगा। इस चीज़ को हमको कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर सैंड ड्यून होगा तो क्या करेगा, यहाँ की भी ज़मीन खराब होगी, एट द सेम टाइम जहाँ पे वो क्या करेगा, उसको एक्युमुलेट करेगा, वो भी पूरा ज़मीन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस चीज़ को हमको रोकना होगा एरिड एरियाज़ में लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड द वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड द सबर्बन एरियाज। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि इंडस्ट्रियल और सबर्बन यानी कि अर्बन एरिया के जो पास वाले रीजन होते हैं वहाँ पे उस एरिया में लैंड डिग्रेडेशन को बचाने का क्या तरीका है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड में क्या क्या आता है, हर वो ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे लैंड हो गया, सॉरी रोड हो गया, रेलवे हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जहाँ मर्ज़ी वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दिए, नहीं, हमको प्रॉपर एक प्लानिंग करना होगा। सॉरी, कंट्रोल ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमको उसको कंट्रोल में रख के करना है। ऐसा नहीं कि हम बेतहाशा किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होगा, आपका लैंड भी डिग्रेड होगा। उसको हमको कंट्रोल करना होगा। प्रॉपर डिस्चार्ज, अगर मान लीजिए कि आपने इंडस्ट्री लगाया है, यहाँ से एफ्लुएंट्स अगर निकलता है, तो ऐसा नहीं कि बिना ट्रीटमेंट के आपने उसको छोड़ दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ से पानी, गर्म पानी आप यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही उसको मत छोड़ दीजिए। बिफोर डिस्चार्जिंग यू हैव टू इंश्योर दैट कि वो पानी को हम क्या करें, पहले उसको कूल कर लें। अदरवाइज़ वही हॉट वाटर जाके जब रिवर में जाएगा तो वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर देगा, वो बर्बाद करके रख देगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बिफोर रिलीजिंग एनी वेस्ट या वाटर हमको क्या करना होगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो सबर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं लैंड एज ए रिसोर्स वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब इसमें जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है दैट इज सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उसमें अगर सबसे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर रिसोर्स है तो वो है सॉइल। देखिए, सॉइल से ही हमारा लाइफ है। सॉइल है तो हमारा एग्जिस्टेंस है। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो हमको कुछ भी नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। इसीलिए सॉइल को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं आज के डेट में। हमको भी समझना होगा कि सॉइल है तो हम हैं, सॉइल है तो ज़िंदगी है, सॉइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट क्या? सो इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ, इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ, इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। हम जो ज़मीन पे रहते हैं, बहुत सारे हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सॉइल के अंदर रहते हैं। सॉइल क्या करता है, जो प्लांट के ग्रोथ है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, एक मीडियम बनता है प्लांट के ग्रोथ का। अगर प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करेगा,
यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगा? अगर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे? तो इस तरीके से सॉइल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए है। सॉइल इज़ ए लिविंग रिसोर्स, लिविंग सिस्टम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस मिट्टी के अंदर रहते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए इसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग सिस्टम मानते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन द डेप्थ। अब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का अगर मिट्टी अगर जनरेट करना है, उस मिट्टी को जनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। और 1 मिलियन में हमको पता है कि 10 लाख होता है। यानी कि एक सेंटीमीटर का अगर मिट्टी भी हमको इतना अगर बनाना है ना, अगर 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का अगर मिट्टी जनरेट होता है, तो उसको जनरेट होने में लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाता है उसको बनने में। राइट क्या? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि व्हिच आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल? ऐसा क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि रिस्पांसिबल है सॉइल के बनने में? तो पहला चीज़ क्या है? रिलीफ। रिलीफ मतलब कि स्ट्रक्चर, लैंड फॉर्म। लैंडफ़ॉर्म वहाँ का कैसा है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है, डेज़र्ट है, तो वो डिटरमाइन करता है। दूसरा क्या करता है कि पैरेंट रॉक और बेड रॉक। पैरेंट रॉक मतलब कि वो ज़मीन जहाँ पे वो मिट्टी बना हुआ है, यानी कि जहाँ पे मिट्टी बन रही है वो किस तरह का रॉक है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, यानी कि पैरेंट रॉक किस तरीके का है। दूसरा कि क्लाइमेट, किस तरह का क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है, डेज़र्ट क्लाइमेट है कि टेम्परेट है या क्या बोलते हैं ट्रॉपिक काइंड ऑफ है, किस तरह का क्लाइमेट है वो भी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से मिट्टी बननी है और कैसी मिट्टी बनेगी। वेजिटेशन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, किस तरीके का वेजिटेशन है, किस तरह के पौधे हैं, ये भी बताते हैं कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। मान लीजिए जहाँ पे वेजिटेशन कम है, वहाँ पे बारिश कम हो रही है, तो वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन है कुछ अलग तरीके का होगा, तो ये भी डिटरमाइन करता है। और नेक्स्ट क्या है, टाइम। ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो लगता ही है। जैसे अभी हमने देखा कि फ्यू सेंटीमीटर का सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। So these are the factors, these are responsible for the formation of the soil. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरियस फोर्सेज ऑफ द नेचर सच एज द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ये चीज़ हम आपको बता दें यहाँ से कि जो टेम्परेचर में चेंज होता है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सॉइल के फॉर्मेशन में। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ठंडी हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रॉक है, राइट क्या? अब यहाँ पे रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है और दिन को बहुत ज़्यादा क्या करता है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। अब मान लीजिए कि इसके अब ये बहुत ज़्यादा चेंजेज़ होगा तो उससे क्या होगा? कहीं न कहीं वो ब्रेक करना शुरू कर देगा ये रॉक का वेदरिंग होने लग जाएगा और रॉक का वेदरिंग जितना जल्दी होगा, उतना ज़्यादा इसका सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो टेम्परेचर का चेंज होना भी कहीं न कहीं एक फैक्टर बनता है सॉइल के फॉर्मेशन में। एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रॉक है और रनिंग वाटर आ रहा है, पानी बहकर आ रहा है। अब ये पानी क्या कर रहा है, इसको वेदर करेगा, इसको तोड़ेगा, इससे भी क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। या रनिंग वाटर आ रही है, अपने साथ क्या करेगा, बहुत छोटे-छोटे सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है और यहाँ पे एक्युमुलेट कर देता है और इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दें कि जो एलुवियल सॉइल है जो कि नॉर्दर्न प्लेन में मिलता है वो कैसे बना है? रनिंग वाटर से ही बना है। 3 रिवर सिस्टम हमारे पास है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इन 3 रिवर सिस्टम ने मिल करके पूरा नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल जो है फॉर्मेशन किया है, उसको बनाया है। तो रनिंग वाटर भी एक कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट फोर्स है नेचर का जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा विंड एंड ग्लेशियर, बिल्कुल सही बात है। विंड आती है वो क्या करती है, रॉक को वेदर करना शुरू कर देती है। अगर आप एरिड एरिया में देखिएगा तो वहाँ पे विंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वेदरिंग करने के लिए। जो वहाँ पे वेदरिंग होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, वहाँ पे विंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब विंड आता है क्या करेगा? यहाँ पे रॉक को वेदर कर देगा। वेदरिंग मतलब कि तोड़ देना उसको। अब तोड़ देगा तो उससे टूटने से क्या बनता है? सॉइल बनता है। तो विंड भी है। उसी तरीके से ग्लेशियर भी कहीं न कहीं वेदरिंग करने में हेल्प करता है। एक्टिविटीज़ ऑफ द डिकम्पोज़र्स जो होते हैं वो भी कहीं न कहीं क्या करते हैं डिग्रेड करने में जो वहाँ की जो पैरेंट रॉक है उसको वेदर करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
राइट क्या? सो दीज आर द थिंग, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो सॉइल के अंदर जो केमिकल चेंजेस होता है, जो ऑर्गेनिक चेंजेस होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इसके फॉर्मेशन में। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक दैट इज ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल हमको पता है कि उसमें आपको ऑर्गेनिक चीजें भी देखने को मिलेगी, एट द सेम टाइम आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल भी देखने को मिलेगा। जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, वहाँ पे हमको ह्यूमस देखने को मिलता है जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, राइट क्या? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट, राइट क्या? और नीचे जैसे आप जाइएगा सॉइल के, जिसे जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम क्लासिफिकेशन सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो चाहे उसका एज हो, सॉरी, चाहे वो सॉइल का एज हो, चाहे वो सॉइल का टेक्सचर हो, चाहे उसका थिकनेस हो, सॉइल का कलर हो, उसका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, क्या केमिकल कंपोजिशन उसका है, इस बेसिस पे सॉइल को हमने 6 बेसिक टाइप में डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर एक-एक करके बात करें तो एक हो गया एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेक्शन है, ये बहुत ही मार्क्स फेचिंग है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ख़ास करके अगर आप जो लोग पीसीएस या जो सिविल सर्विसेज़ की जो तैयारी करते हैं, जो जनरल कॉम्पिटिशन की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए ये वाला जो पोर्शन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। राइट क्या? तो अभी जैसे देखिए यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार 2021 के प्रीलिम्स में, कि ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ लिया था, राइट क्या? तो इसका फॉर्मेशन है कैसे, बसाल्ट रॉक वाले जो रीजन में वहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, कई-कई बार बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको रेगुर सॉइल बोलते हैं? कॉटन के प्रोडक्शन के लिए कौन-सी सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ओके, तो जो पहली सॉइल हमारे पास है दैट इज एलुवियल सॉइल। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को याद रखना है, वो ये है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया। इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है, 40%, यानी कि 40% ऑफ द सॉइल इन इंडिया आर एलुवियल सॉइल। अराउंड 40%, यानी कि मैक्सिमम जो सॉइल इंडिया में पाई जाती है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल ही है। इस डायग्राम में जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इसको यहाँ पे ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो सॉइल यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं। तो ये पूरा जो रीजन हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये सब एलुवियल सॉइल है। यही नहीं, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, इस वाले रीजन में भी, और यहाँ भी देखने को मिलता है। और इस तरीके से गुजरात में भी थोड़ा-सा अपने को देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल, राइट क्या? अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देखते हैं, एलुवियल सॉइल के बारे में। सो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन कहाँ कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है। कैसी बनी है? जैसे मैंने अभी पिछले टाइम बताया था, इसमें पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया कि जो एलुवियल सॉइल है, 3 रिवर सिस्टम ने इसको मिलकर के बनाया है, दैट इज़ द इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन 3 रिवर सिस्टम ने डिपॉज़िट करके क्या किया है? एलुवियल सॉइल को बनाया है। कहाँ-कहाँ और ये मिलती है? तो राजस्थान में भी और गुजरात में भी हमको देखने को मिलता है। हल्का-सा एक कॉरिडोर बना के ये मिट्टी इस तरीके से आई हुई है। तो गुजरात और राजस्थान भी देखने को मिलता है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, इस एरिया में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, ये वाला जो रीजन है, यहाँ भी हमको देखने को मिलता है क्या? एलुवियल सॉइल। और पार्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो डेल्टा यहाँ पे बनता है, इस रीजन में जो डेल्टा हमको देखने को मिलता है, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, तो इस रीजन में हमको जो सॉइल देखने को मिलता है वो क्या है? एलुवियल सॉइल ही है, राइट क्या? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एलुवियल सॉइल के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। दिस सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट और क्ले। ये ऐसी सॉइल इतनी फर्टाइल क्यों है? क्योंकि तीनों ही कंपोनेंट इसमें देखने को मिलता है, चाहे सैंड हो, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे वो क्ले हो। आपको पता है कि जो सैंड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, उसमें काफी स्पेस होता है। और उससे ज्यादा फाइन होता है सिल्ट, और उससे भी ज्यादा फाइन होता है क्या?
क्ले होता है। तो तीनों ही हमको कंपोनेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम एरिड सॉइल की अगर हम बात करेंगे ना आगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें देखिए कि सैंड का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें क्ले का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन एलुवियल सॉइल में तीनों ही मिलता है कहीं न कहीं। सो एज़ वी मूव इन द इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समव्हाट बिगर इन द साइज़। जैसे-जैसे आप रिवर वैली की ओर जाएँगे, जैसे मान लीजिए कि रिवर ऐसे बह रही है, तो जैसे-जैसे आप वैली की ओर जाएँगे, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं आपको बड़े-बड़े नज़र आने लगेंगे आपको, राइट क्या? In the upper reaches of the river valley that is near the place of the break of the slope, the soils are coarse. जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, माउंटेन है और यहाँ से रिवर इस तरीके से आ रही है, तो कहीं न कहीं जाके तो इसका स्लोप ब्रेक होगा ना। अब यहाँ से प्लेन शुरू हो गया, तो या इस वाले रीजन पे जहाँ पे स्लोप ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आपको एक बड़े-बड़े जो कोर्स रॉक होते हैं, वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। क्योंकि ऊपर से ये सब आ रहा है, स्लाइड होके आ रहा है। अब यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि अब यहाँ से आगे वो नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से इससे फाइन जो पार्टिकल्स है, वो आगे जा पाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा। तो जहाँ पे स्लोप ब्रेक होता है, वहाँ पे हमको कोर्स जो है रॉक या पत्थर देखने को मिलता है। सॉइल सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द पिडमिन प्लेन्स सच एज़ द दुआर्स, जोस एंड द तेराई। ये जो दलदली एरिया होता है, जैसे आपने हमने बताया, जैसे पहाड़ ब्रेक हुआ, तो यहाँ से लेके पूरा ये जो इस तरीके का रीजन होता है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि अगर भारत में देखिए, तो ये देख रहे हैं क्या? इस तरीके से यहाँ से पहाड़ एंड हो रहा है, ये सब माउंटेन है और यहाँ से प्लेन शुरू हो जा रहा है। तो देखिए जैसे जहाँ-जहाँ प्लेन्स जहाँ से माउंटेन मतलब खत्म हुआ है और प्लेन शुरू हो गया है, यहाँ-यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? एलुवियल सॉइल देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट इसमें और क्या हम बात कर रहे हैं? जस्ट अ सेकंड। Apart from the size of the grains or the component, soils are also described on the basis of their age. अगर एलुवियल सॉइल के एज के बेसिस पे बात करें, तो 2 तरह की सॉइल हमको देखने को मिलती है। एक होता है भांगर, भांगर जो कि ओल्ड एलुवियल होता है और एक होता है खादर जो कि नई एलुवियल होती है। यानी कि एलुवियल जो सॉइल होती है, जस्ट अ सेकंड, एलुवियल सॉइल्स 2 पार्ट में डिस्क्राइब्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एज। एक होता है क्या भांगर और दूसरा होती है खादर। खादर होती है न्यू एलुवियल होता है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और भांगर क्या होता है? ओल्ड एलुवियल होता है दैट इज़ लेसर फर्टाइल एज़ कंपेयर टू द खादर। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट भांगर सॉइल की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। जो भांगर सॉइल होती है वहाँ पे जो कंकर्स होते हैं, जो नोड्यूल्स होते हैं, उसका कहीं न कहीं कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है खादर में। यानी कि खादर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फाइन होता है और जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाएँगे आपको भांगर सॉइल मिलेगी और वहाँ पे जो कंकर होते हैं, कंकड़ पत्थर, उसका जो कंसंट्रेशन होता है आपको कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। जो खादर सॉइल होती है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फाइन होता है। बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल एज़ ए होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल अपने आप में बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, पूरी सॉइल चाहे वो भांगर हो चाहे खादर हो। लेकिन अगर कंपेयर किया जाएगा तो खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है एज़ कंपेयर टू द बांगर। Next is mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of the sugarcane, paddy, wheat, other cereals and the pulse crops. अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि शुगर के लिए कौन सी सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हो जाएगा? एलुवियल। अच्छा पैडी के लिए या राइस के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ एलुवियल। व्हीट के लिए एलुवियल और अदर सीरियल्स भी हैं जैसे पल्स हो गया उसके लिए क्या कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ एलुवियल। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो सॉइल होती है अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें पोटेश भी अच्छा खासा होता है, फॉस्फेरिक एसिड भी इसमें इसमें अच्छा खासा होता है और लाइम भी हमको अच्छा खासा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। Due to its high fertility, regions of the alluvial soils are intensively cultivated and the densely populated. और यही कारण है कि इसका जो इसका जो फर्टिलिटी इतना अच्छा है, यही कारण है कि जहाँ-जहाँ भी एलुवियल सॉइल है, वहाँ पे कहीं न कहीं जो खेती होती है बहुत इंटेंसिवली होती है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आप देखिए, यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे कहाँ पे मिलता है? पूरे नॉर्दर्न एरिया में हमको देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल और ये सब वो रीजन है जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल क्या है? फर्टाइल है। तो सॉइल अगर फर्टाइल है तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। यही कारण है कि सदियों से यहाँ पे लोग बसते चले आए हैं और आज भी ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिलता है, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें और क्या चीज़ें देखने हैं। इन द ड्रायर एरियाज़ आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द इरिगेशन। जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पे जो सॉइल हो जाती है वो कैसी हो जाती है? अल्कलाइन हो जाती है, यानी कि बेसिक हो जाता है। इसका जो नेचर हो जाता है बेसिक हो जाता है। यानी कि इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है, राइट क्या? अब ऐसी मिट्टी को अगर आपको प्रॉपर अगर प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इरिगेशन करना पड़ेगा। जस्ट ऐसे क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन करना पड़ेगा और आपको फर्टिलाइज़र के कहीं न कहीं इस्तेमाल पड़ जाता है। तो दिस इज़ द फैक्ट्स अबाउट एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉइल है वो कौन-सी है? जस्ट अ सेकंड, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। आपको पता है कि ये कलर में कैसा होता है? ब्लैक होता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन को ग्रो करने के लिए अगर जो मिट्टी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? ब्लैक सॉइल है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है इस सॉइल के बनने के लिए? तो पहला चीज़ क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन, ये पहले भी हम देख चुके हैं। पैरेंट रॉक, यानी कि किस रॉक पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, राइट क्या? और नेक्स्ट हमको क्या समझना है इसमें कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड ऑफ द लावा फ्लो। जो डेक्कन प्लेटू हमको देखने को मिलता है, यानी कि जस्ट सेकंड, ये वाला रीजन, यहाँ वाला जो हम बात करते हैं, इस एरिया में हमको क्या देखने को मिलता है? ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ था, जिससे बसाल्ट निकला था, वहाँ पे उसके बाद उस रॉक का जो वेदरिंग हुआ है, वहाँ पे जो मिट्टी बनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल बनते हैं। यानी कि मिट्टी क्या चीज़ से बना हुआ है? बसाल्ट, जो डेक्कन ट्रैप है, जिससे पूरा डेक्कन एरिया बना हुआ है, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे कौन-सी मिट्टी है? ब्लैक सॉइल है, राइट क्या? यानी कि जो लावा निकला हुआ है डेक्कन प्लेटू, जो कि लावा से मिलके बना हुआ है, उसी के डिग्रेडेशन से, उसी के वेदरिंग से जो सॉइल बना है, वो क्या है? ब्लैक सॉइल है। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2021 में, राइट? नेक्स्ट क्या है? कहाँ-कहाँ पे ये मिलता है? एग्ज़ैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के प्लेटू में, सौराष्ट्र यानी कि ये वाला रीजन पे हमको देखने को मिलता है, मालवा रीजन में मिलता है। मालवा रीजन यानी कि कहीं आपको इधर इस तरीके से ये वाला आस-पास वाले रीजन में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कहीं न कहीं गोदावरी और कृष्णा जो वैली है, वहाँ के ईस्ट डायरेक्शन में भी कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी कि इस वाले रीजन में हमको थोड़ा बहुत कंटेंट में हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। अगर आप एक्सटेंट की बात करें ब्लैक सॉइल का, तो आप देखिए ये रहा। यही साउथ ईस्ट की बात किया जा रहा था। साउथ ईस्ट में देखिए यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा वाले जो वैली है, वहाँ भी हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है और ये पूरा डेक्कन जो क्या डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे जो जो बेसाल्ट निकला हुआ है, जो लावा निकला हुआ है, उसी को वेदरिंग कर के यहाँ पे क्या बना है? ब्लैक सॉइल बना है। तो दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट लोकेशन वेयर इट इज़ फाउंड। अब कुछ और बात करते हैं। ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पे हमने ये इसको मेंशन किया हुआ कहाँ-कहाँ पे ये सॉइल मिलती है। नेक्स्ट है कि दीज़ सॉइल आर एक्सट्रीमली फाइन। जैसे एलुवियल सॉइल के बारे में हमने क्या बताया था कि आपको वहाँ पे सैंड भी देखने को मिलेगा, आपको सिल्ट भी देखने को मिलेगा और फाइन क्ले भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे मोस्टली एक्सट्रीमली फाइन क्ले से मिल कर के ये क्या है? मिट्टी बनी हुई है। इसके पास एक बहुत ज़्यादा इसका जो प्रॉपर्टी है ना, और वो है कि मॉइस्चर को कंटेन करना। इसके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करके रखने का और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सॉइल का, राइट क्या? दिस इज द रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, लाइम हो गया। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस तरीके से और न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी ये मिट्टी रिच होती है, इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेशन भी कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाता है अच्छे तरीके से। लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट इसके पास क्या होता है? कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब ये मिट्टी सूख जाती है तो बहुत ज़्यादा डीप क्रैक्स डेवलप कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से यहाँ पे देखिए, किस तरीके से यहाँ पे गड्ढा सा बन गया है।
इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी। ये कब होगा? जब मिट्टी सूख जाती है तो, राइट क्या? तो ये चीज़ डेवलप करेगा कब? जब मिट्टी सूखी रहेगी तब। लेकिन जब इसमें पानी अगर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। यानी कि जब वेट रहेगा, ये मिट्टी जब भीगी हुई रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत स्टिकी हो जाएगा एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन इट अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और द ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। अगर आपको खेती इस मिट्टी पे करना है, तो इंश्योर करिए कि जैसे ही इसमें पानी आता है, उसको जल्दी से क्या किया जाए? प्लॉ कर दिया जाए। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जैसे ही पानी आएगा, वो क्या कर देता है? स्टिकी बन जाता है, क्योंकि इस जो ये जो मिट्टी है, ये बहुत फाइन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और ये क्या कर लेता है? अपने अंदर मॉइस्चर को कंटेन करके रख लेते हैं, राइट? सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक सॉइल। अब हम लोग बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। हमको पता है कि 3 तरीके का रॉक होता है। इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। तो इग्नियस में जो क्रिस्टलाइन रॉक होता है, उस पे हमको देखने को क्या मिलता है? रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आयरन का क्या होता है? कंटेंट होता है। ये जो इग्नियस रॉक हमको देखने को मिलता है, इसमें आयरन का कंटेंट होता है। उसी के चलते ये रेडिश कलर हमको देखने को मिलता है। दैट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन इसके पास ये है कि इन द एरियाज़ ऑफ ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये कहाँ पे मिलता है? तो जो डेक्कन प्लेटू है, उसका जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है, यानी कि आप देखिए ये क्या है? ये डेक्कन प्लेटू है। उसके ईस्टर्न पार्ट में देख, ये डेक्कन प्लेटू हो गया। इसके ईस्टर्न पार्ट में और इसके सदर्न पार्ट में क्या देखने को मिल रहा है? रेड एंड येलो सॉइल। एग्जाम्पल, अगर स्टेट की बात करें स्पेसिफिकली, तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जो मिडिल गंगा प्लेन है उसका सदर्न पार्ट हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ भी हमको देखने को क्या मिलता है? रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ भी थोड़ा बहुत आपको इसका एक्सटेंट देखने को मिलता है। और ये चीज़ हम समझ गए कि रेडिश कलर क्यों है? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ द आयरन, इसमें आयरन का कंटेंट होता है, जिसके वजह से इसमें इसका जो कलर होता है रेड होता है। और ये येलो कब दिखाई देता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि जब इसमें अगर इस मिट्टी में अगर पानी मिला दिया जाएगा, वाटर अगर आप ऐड कर देंगे, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो शो करने लग जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लैटेराइट सॉइल के बारे में। लैटेराइट सॉइल की अगर बात करें, तो ये एक लैटिन वर्ड है लैटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। उससे ये मिलकर के बना हुआ है। बेसिकली जो लैटेराइट सॉइल है, वो डेवलप ऐसे कंडीशन में होती है, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, राइट क्या? जहाँ पे कि एक बार बारिश होता है, कभी बारिश नहीं होता है। एक बार बारिश, फिर बारिश नहीं, फिर बारिश नहीं। इस तरह का एक अल्टरनेट सीजन चलते रहता है और वैसे जगह पे कहीं न कहीं इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में जो याद रखना है, वो ये है, ये जो सॉइल हो है, बेसिकली एक इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट होता है। लीचिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ पे बारिश हो रही है। अब बारिश होगा तो यहाँ पे पूरा जो पानी आएगा, वो यहाँ के पूरे चीज़ को, पूरे सरफेस को काट करके क्या करेगा? हटा देगा। अब बाद में जो ये नीचे वाला जो सरफेस बन जाएगा, इसी को क्या कहते हैं? लीचिंग बोलते हैं। यानी कि पानी के कटाव से, तो जो ऊपर का जो सरफेस होता है, वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। तो जो इंटेंस लीचिंग होती है ना, हेवी रेनफॉल के कारण, उसके चलते जो मिट्टी बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटेराइट सॉइल कहते हैं। राइट क्या? इसका कंटेंट, इसका नेचर कैसा होता है? तो ये होता है एसिडिक होता है, यानी कि पीएच वैल्यू इसका कैसा होता है? 6 के आसपास होता है, 7 से कम होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स का बहुत कमी होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पे किसी तरह का खेती नहीं देखने को मिलता है। राइट क्या? ख़ास करके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस है और पानी आ रहा है, वो क्या कर रहा है? इसके ऊपर वाले सारे सरफेस को काट काट करके लेके जा रहा है। तो सारा ह्यूमस तो ऊपर वाले पोर्शन पे ही होता है। इसीलिए जो लैटेराइट सॉइल होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। अब अगर एक्चुअल लोकेशन की बात करें, कहाँ-कहाँ मिलता है? तो सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और उड़ीसा का, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हमको देखने को मिलेगा, राइट क्या? तो ये सब वो रीजन है जहाँ पे अच्छा खासा आपको बारिश देखने को मिलेगा। अब कुछ और इसके बारे में अगर बात करें इस सॉइल के, तो वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज ह्यूमस ह्यूमस रिच। जहाँ पे डेसिडस
और एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे इसके पास कहीं न कहीं ह्यूमस होता है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको पेड़-पौधे देखने को मिलेगा। डेस्टर्स में आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ से पेड़-पौधे, कोई पेड़ गिर जाएगा, पत्तियाँ यहाँ से गिरेंगी। अब वो जब वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज़िशन होगा और इस तरीके से वो क्या करेगा, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। इसीलिए जहाँ पे डेसिडस और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे लैटेराइट सॉइल में आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा। राइट क्या? बट अंडर द स्पार्स वेजिटेशन एंड इन द सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस प्योर। लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे आपको ह्यूमस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि दे आर प्रोन टू द इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। बिल्कुल सही बात है। इसका लैंडस्केप इस तरीके से सिचुएटेड है कि अगर बारिश होगी, वो क्या करेगा, इसको बहा करके काट करके लेके चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इरोजन और डिग्रेडेशन को ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। बिल्कुल थोड़ा-सा भी बारिश होगा, इसको इरोड करके लेके चल जाएगा। तो दीज़ आर वेरी प्रोन टू द इरोजन एंड डिग्रेडेशन। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of the Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for the growing tea and coffee. That is very important. लैटेराइट सॉइल भले ही कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चाय और कॉफ़ी को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सॉइल है। खास करके जब हम इसमें थोड़ा-सा इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो। जैसे आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ इम्पोर्टेंट और भी क्रॉप की बात करें जो कि उगाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये सॉइल, वो है कैस्यू नट। कैस्यू नट को उगाने के लिए जो सॉइल इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या होता है? लैटेराइट होता है। जैसे कॉटन को उगाने के लिए जो सॉइल इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है कौन? ब्लैक सॉइल होता है। उसी तरीके से कैस्यू नट को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज लेटराइट। कहाँ कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक हो गया। अब एक जो हमारे पास सॉइल बच गया है, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की अगर बात करें तो दीज सॉइल्स आर रेंजेस फ्रॉम रेड टू द ब्राउन इन द कलर। अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन होता है। ठीक है। दूसरा चीज, इसका टेक्सचर कैसा होता है? तो सैंडी होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो एलुवियल सॉइल होता है, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों ही होता है। अगर ब्लैक सॉइल की बात करें तो उसमें फाइन क्ले ज़्यादा होता है। उसी तरीके से एरिड सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है, वो कैसा होता है? इसके इसके कंपोनेंट का सैंडी होता है। इसमें सैंड पार्टिकल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। राइट क्या? इन सम एरियाज इन द salt कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन salt इज obtained by evaporating the water। और कहीं कहीं पे तो इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है कि हम सॉल्ट को ऑब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं इवापोरेशन को परफॉर्म करके वाटर में। राइट क्या? ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड द मॉइस्चर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट बहुत सा वहाँ पे ड्राई है, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ह्यूमस कहाँ से रहेगा? तो इस सॉइल में आपको ह्यूमस देखने को नहीं मिलेगा। जो लोअर हॉरिज़न होता है इस सॉइल का, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंकर्स के लेयर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो कि मिट्टी है, तो जैसे-जैसे आप इस मिट्टी के नीचे लेयर पे आप आइएगा, आपको कंकर इस तरीके से देखने के सिचुएटेड मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ अ कंकर लेयर बिलो इट्स डेप्थ, आंसर वुड बी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के नीचे आप जैसे-जैसे जाइएगा, लोअर हॉरिज़न में क्या देखने को मिलेगा? कंकर लेयर देखने को मिलेगा। राइट क्या? नेक्स्ट क्या है? कंकर लेयर फॉर्मेशन इज इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। और ये कहीं ना कहीं वाटर के इन्फिल्ट्रेट करने भी क्या करता है? रोकता है। अब मान लीजिए कि पूरा सॉयल है, ठीक है। अब जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अगर हम जस्ट ए सेकेंड, अगर मान लीजिए कि ये एरिड सॉइल है, अब नीचे इसके क्या है? कंकर लेयर बना हुआ है। अब यहाँ से पानी आएगा, यहाँ तक तो पानी आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड लेवल जो होता है वाटर का, वो भी क्या होगा? कहीं न कहीं कम रहता है। यानी कि यहाँ पे वाटर का कमी रहेगा।
After proper irrigation, this soil becomes cultivable as has been in the case of the western Rajasthan. लेकिन हाँ, प्रॉपर अगर हम इरिगेशन कर देते हैं, तो यहाँ भी खेती करना संभव हो सकता है इस मिट्टी पे भी। लास्ट जो हमारे पास सॉइल है दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की अगर बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है, तो लोकेशन की बात करें तो हिली और माउंटेनियस एरिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट कहीं ना कहीं अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। ये डिपेंड करता है कि इसका टेक्सचर कहाँ, डिपेंड करता है कि वो लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका टेक्सचर वैरी करता है। दे आर लोमी एंड द सिल्टी इन द वैली साइड। जैसे कि अगर आप वैली साइड में जाइएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लोमी और सिल्टी रहेगा। लेकिन अगर आप अपर कोर्स में जाइएगा, ऊपर की ओर जाइएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कोर्स रहेगा, क्योंकि अब बड़े बड़े चीज़ें हैं, बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, वो तो फिर वो नीचे नहीं आ पाते, वहीं पे सिचुएटेड हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, वैली की ओर जाइएगा तो कैसा होता है, लोमी और सिल्टी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइन आपको देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है सॉइल इरोजन का और सॉइल कंजर्वेशन का। सॉइल इरोजन की अगर बात करें तो द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे सॉइल है, यहाँ से पानी आया और पानी ने क्या किया, इस सॉइल को ऐसे समझिए, इस पानी ने क्या किया, पानी आया यहाँ से और यहाँ से मिट्टी को इसको काट के और इस मिट्टी को यहाँ पे आके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। यानी कि सॉइल को काट करके, उठा करके लेके कहीं और प्लेस पे रख देना, इसी प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। राइट क्या? तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल कवर को हटा देना और उसको कहीं और ले जाके क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली, दैट इज हैंड इन हैंड एंड देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। होता क्या है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है और सॉइल का इरोजन होता है, दोनों एक साथ चलता है। जैसे हमने भी रिसेंटली क्या बोला कि पूरे नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी मिट्टी है, वो है एलुवियल सॉइल। और ये बना कैसे है, रिवर ने ही इसको बनाया है। तो वो मिट्टी कहीं से तो वो रिवर लेकर आई होगी ना। तो ये मिट्टी जैसे मान लीजिए कि रिवर यहाँ से चल रही है, अब यहाँ से मिट्टी वो काट करके लेकर आ रही है, तो यहाँ पे तो इरोजन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन हो रहा है। यानी कि इरोजन और डिपोजिशन साथ साथ हो रहा है, लेकिन एक बैलेंस बना होता है। जितना यहाँ पे इरोड किया उतना यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ये बैलेंस बना होता है। अगर ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है तब जाके हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, राइट क्या? तो जो सॉइल का जो इरोजन होता है और सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, दैट गोज़ हैंड इन हैंड। यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ होती है। इरोजन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। राइट क्या? Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like the deforestation, overgrazing, construction, and mining, etc., which while natural forces like wind, glacier, and water leads to the soil erosion. लेकिन जब ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है ना, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी हो, चाहे वो नेचुरल फोर्सेस हो, तब जाके हमको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, चाहे वो सॉइल का इरोजन देखने को मिल जाए, चाहे लैंड का डिग्रेडेशन हमको देखने को मिलता है। राइट क्या? तो ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। द रनिंग वाटर द रनिंग वाटर द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स द डीप चैनल गलीज। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे गलीज, बैडलैंड, रवाइंस, शीट इरोजन और विंड इरोजन। इस चीज को समझिए आप, एक एक करके समझते हैं। गली क्या होता है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे एक गली जैसा बना हुआ है क्या, एक रास्ता जैसे बना हुआ है क्या, ये कैसे बना है, ये कहीं ना कहीं वाटर के काटने से बना है। जब इस तरीके का से जो फॉर्मेशन बन जाता है ना, विंड वाटर के इरोजन के चलते, उसको बोला जाता है गली इरोजन बोलते हैं। राइट क्या? अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी बारिश हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा मिट्टी एक साथ हटा है, यहाँ पे कोई गली नहीं बना है। इस तरह के इरोजन को हम बोलते हैं शीट इरोजन बोलते हैं। पूरा शीट इरोड हो गया, पूरा शीट यहाँ से हट गया है। लेकिन यहाँ पे पूरा शीट यहाँ पे नहीं हटा है, बल्कि एक रीजन पे क्या हुआ है, इरोजन ज्यादा हुआ है और एक गली जैसा, रास्ता जैसा बन गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं या गली सिर्फ बोलते हैं। रवाइन किसको बोलते हैं? अगर
किसी लैंड पे इस तरह का जो गली इरोजन जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है, इस इतना ज़्यादा बन जाता है कि वहाँ पे खेती करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको रवाइंस कहते हैं। और रवाइंस बेसिकली चंबल एरिया जो राजस्थान है वहाँ पे उसको रवाइंस कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं बैडलैंड। यानी कि जब ये गली इरोजन बहुत लार्ज स्केल पे हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बैडलैंड कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे खेती करना, इस यहाँ पे कल्टीवेशन करना क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसको बैडलैंड कहते हैं। और इसी बैडलैंड को चंबल एरिया में, चंबल जो रिवर है उस एरिया में जो कि राजस्थान में मिलती है, वहाँ पे इसी लैंड को किस नाम से जाना जाता है? रवाइंस के नाम से जाना जाता है। सीट इरोजन हमने समझ लिया कि पूरा का पूरा ये सरफेस एक साथ बह के जब जाएगा तो उसको सीट इरोजन बोलेंगे। और किसी एक रीजन में सिर्फ ज़्यादा इरोजन हो जाता है और गली जैसा बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं। राइट क्या? विंड इरोजन क्या बोलेंगे कि जहाँ पे इरोजन विंड करता है, उसको विंड इरोजन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा लैंड है ये और यहाँ पे विंड आया और पूरे इसको बहा करके लेके चला गया, पूरा यहाँ से मिट्टी काट दिया। इसको क्या बोलेंगे? विंड इरोजन बोलेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। राइट क्या? सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, plowing in the wrong way, that is up and down the slope from the channel for the quick flow of water leading to the soil erosion। अगर आप गलत तरीके से क्या करिएगा? फार्मिंग करिएगा, गलत तरीके से प्लॉइंग करिएगा, उससे भी क्या होता है? सॉइल का इरोजन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है और आपने क्या किया? आपने यहाँ पे फसल इस तरीके से बो रखा है। अब आपको इरिगेशन करना है। आपने क्या किया? पूरा पानी इस तरीके से यहाँ का यहाँ छोड़ दिया और पानी यहाँ पे बह रहा है। अब क्या होगा कि इतना पानी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी आ रहा है। अब वो पानी क्या करेगा? यहाँ के मिट्टी को काट करके लेकर चल जाएगा। अब यहाँ की मिट्टी काट के लेकर जा रहा है तो यहाँ का जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। तो अगर आप गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं, उससे भी सॉइल का क्या होता है? इरोजन होता है और लैंड क्या होती है? डिग्रेड होती है। अब ये तो हम समझ गए हैं कि हाँ भाई, सॉइल इरोजन कैसे होता है, क्या होता है, उसके फंक्शन क्या-क्या हैं। अब इसको हम रोकेंगे कैसे? सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सॉइल को कैसे कंज़र्व करेंगे? सॉइल का जो इरोजन हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि काउंटर प्लोइंग, जैसे कि टेरेस फार्मिंग, जैसे कि स्ट्राइप क्रॉपिंग और लास्ट क्या है? शेल्टर बेल्ट। अब इसको एक-एक करके हम लोग देखते हैं, क्या-क्या है ये। काउंटर प्लोइंग क्या होता है? काउंटर प्लोइंग और जो जो टेरेस फार्मिंग है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस बस इतना है कि जो काउंटर प्लोइंग होता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसके चारों ओर आपने एक टेरेस जैसा बना दिया है और यहाँ पे क्या किया आपने? पौधे उगा दिए। अब यहाँ से पानी बह के आएगा तो पहले यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे आएगा। जब ये चारों इस तरह चारों ओर ऐसे होता है तो उसको काउंटर प्लोइंग बोलते हैं। और यहीं जब सिर्फ एक टेरेस की तरह बन जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्लोप है और इस तरीके से आपने स्लोप बना दिया और यहाँ पे फसल उगा दिया। इसको हम बोलेंगे टेरेस फार्मिंग बोलेंगे। अब अगेन यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे रुकेगा, तब यहाँ पे आएगा। और यहाँ आते-आते इसका जो फ़ोर्स होता है वो क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जब ये चारों ओर अगर इसे बना देंगे तो वो काउंटर प्लॉइंग हो जाएगा और जब सिर्फ़ एक ओर इस तरीके से सिर्फ़ टेरेस जैसा सीढ़ी जैसा बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। बेसिकली एक टेरेस बना करके और देखिए यहाँ पे फसल उगाया गया है। अब इस तरीके से पानी जब ऊपर से आएगा तो ये पौधे इसको क्या करेंगे? उसके बहाव को रोक देंगे। और इस तरीके से पानी का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो इरोजन है वो भी कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द टेरेस फार्मिंग एंड द काउंटर फार्मिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्राइप क्रॉपिंग। स्ट्राइप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो बड़ा-सा फ़ील्ड होता है, उसको हम छोटे-छोटे स्ट्राइप में बाँट देते हैं। जैसे पूरा ये फ़ील्ड देखिए, ये पूरा फ़ील्ड को हमने क्या किया हुआ है, इसे ऐसे इस तरीके से स्ट्राइप्स में बाँटा गया है। इस तरीके से स्ट्राइप में बाँट दिया गया है। इससे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से कोई विंड आता है या पानी आता है, ये क्या करेगा, इसको रोक देगा। अब यहाँ से लगातार ये से बह कर के वो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे हम ये क्या बात कर रहे थे कि जो स्ट्राइप क्रॉपिंग होता है उसमें पूरे फील्ड को इस तरीके से स्ट्राइप में बाँट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर यहाँ से विंड आती है तो वो क्या करेगी, इसको टुकड़े में इसको रोक देगा। पहले ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तब ये इस तरीके से यहाँ आते-आते क्या हो जाएगा, विंड का जो स्पीड है, उसका जो प्रभाव है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइप क्रॉपिंग कहा जाता है। राइट क्या? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि जो खेत होता है उसके चारों ओर हम क्या कर देते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पूरा फील्ड है, यहाँ पे खेती आपने किया हुआ है, फसल उगा रखा है और यहाँ पे आपने क्या किया,
पेड़ लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा, अगेन विंड से बचाने के लिए, सैंड से बचाने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब यहाँ से विंड आएगी तो पहले पेड़ पे टकराएगी, तब उसका प्रभाव यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से जो यहाँ पे पौधे हैं वो विंड से, सैंड से, उसके प्रभाव से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और इस तरीके से हम सॉइल के कंजर्वेशन को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को हम बचा सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर देयर, और इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर हम बहुत जल्दी लेकर आएँगे, और इस तरीके से अगर आप इसको होलिस्टिक वे में देखते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे अहेड।